नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। करंट पर किस प्रकार से सियासी कोहराम मचा हुआ है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आप तक ये बात पहुंचाने वाले हैं कि अभी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बिजली पर किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है। अब इस सियासत में क्या कुछ शामिल है, इसको बहुत ही क्रमबद्ध आपको बताते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है, आपको पता है। चुनावी तैयारियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष जुटे हुए, ये भी आपको पता है। लेकिन चुनावी साल में जनता को किस तरह से बिजली का झटका लगा है। राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज को बढ़ा दिया है। अब इस चार्ज में 49 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर 55 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दिसंबर जनवरी का बिल अब बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो महंगी बिजली पर सियासी पारा भी चढ़ गया और विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है इस पूरे मामले में। और सरकार को पुराना वादा भी विपक्ष ने याद दिलाया है। अब सरकार चार्ज बढ़ने की वजह बता रही है, विपक्ष को भी और जनता को भी। और इस बात को कह रही है कि महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है। किस तरह से अब केंद्र सरकार जिम्मेदार है अकॉर्डिंग टू सरकार, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुन लीजिए पक्ष विपक्ष के क्या कुछ बयान सामने आए। बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग लगातार आज बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के दृष्टि से, और उसके बाद भी लगातार बिजली का बिल बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है वो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट वीसीए के रूप में हुआ है। सही मायने में बिजली हमको 2-3 प्रकार से मिलता है। एक राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, जितने हमारे यूनिट है, उसके माध्यम से बिजली मिलता है। दूसरा बिजली मिलता है हमको एनटीपीसी से, मेजर जो मिलता है एनटीपीसी से। और तीसरा फिर बाजार से खरीदना होता है। ईंधन दो प्रकार से, एक तो कोयला है और दूसरा डीजल है। दोनों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण से ये, और आप देखेंगे कि जो कोयला की कीमत है वो 3700-3800 रुपया है ट्रांसपोर्टिंग करके। और ये इसके कारण से जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हुई है और इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए आम जनता को उस पर भार पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस बढ़े हुए रेट के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारत सरकार है और आम जनता पर अब असर पड़ेगा। चर्चा को शुरू करते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और गंगेश द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। धनंजय जी, ऐसा लग रहा है कुछ लेकर भी आए हैं बताने के लिए। बहरहाल भूपेश बघेल जी तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये जो चार्ज बढ़ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे है, थोड़ा सा और आप ब्रीफ कर दीजिए इस बात को। देखिए विवेक जी, अगर इस देश में चाहे बिजली के दाम में बढ़ोतरी हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो, चाहे रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी हो, या दूध के कीमतों में वृद्धि हो, या रेल यात्रा में बढ़ोतरी हो, किसी भी अति आवश्यक वस्तु या आवश्यक वस्तु जो जनता के दिनचर्या में शामिल है जी, उसके दाम में अगर बढ़ोतरी होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियां। अभी हम बिजली के बढ़े दाम पर चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आप देखेंगे मदर डेयरी के दूध में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई जी। और रेलवे के टिकट जो वंदे भारत जो ट्रेन चलाया जा रहा है उसके टिकट तो अन्य ट्रेनों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महंगी है। अगर आप रायपुर से दुर्ग जाते हैं तो आपको 600-650 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा उस ट्रेन में।
अपन बिजली पे ही रहते हैं जी। आप देखेंगे जहां प्रदेश में और देश में कोयले की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत में कमी है, क्योंकि जो विदेश का कोयला है जिसको मोदी के मित्र अडानी जो है उसकी सप्लाई करने का ठेका उसके पास में है, और उस देश के कोयले के चलते इस देश में लगभग 100 से अधिक जो पावर उत्पादन केंद्र थे जो विदेश कोयले पर निर्भर थे। हाँ। उस विदेश के कोयले को उनको सप्लाई किया जाता था, लेकिन देश के भीतर कोयले की कीमत है लगभग 4,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति टन। और वही जो विदेश से कोयला अडानी जी जो लेकर आते हैं, परम सम्मानी भाजपा के अडानी जी, वो कोयला लेकर आते हैं, उसकी कीमत है 15,000 से 20,000 रुपया टन। अब केंद्र सरकार कहती है कि जो विदेश से उनके मित्र ने कोयला लेकर आया है उस कोयले को आप 15% उत्पादन में आप इस्तेमाल करिए। मतलब हम अपने देश के अपने राज्य के 4,000 रुपए प्रति टन के कोयला को छोड़कर उस अडानी के कोयले को इस्तेमाल करें, और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है ना, आपको अनिवार्यता उसको करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, कहां 4,000 रुपए 5 रुपए टन का कोयला और कहां अडानी का 16,000 से 20,000 रुपए टन का कोयला, ऊपर से नरेंद्र मोदी सरकार के तुगलकी फरमान। तो इसका नुकसान किसको है? उपभोक्ता को ही पड़ेगा ना। भाई आप कोयला खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है थोड़े चार्जेस में बढ़ोतरी आपको करना पड़ेगा। उसके बावजूद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जो राज्य में हमारी सरकार जो उपभोक्ताओं को जो बिजली विभाग की सुविधा प्रदान कर रही है, मेरे पास रेट चार्ट मेरे पास लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मूल जो कीमत है बिजली के प्रति यूनिट का वो 6 रुपए 22 पैसा है। मध्य प्रदेश में 6 रुपए 68 पैसा है, महाराष्ट्र में 7 रुपए 35 पैसा है, आंध्र प्रदेश में 7 रुपए 9 पैसा है, और गुजरात में 6 रुपए 87 पैसा है। हमारी सरकार जो 6 रुपए 22 पैसा प्रति यूनिट जो मूल कीमत है उस पर प्रदेश की जनता को बिजली विभाग की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि 6 रुपए 22 पैसे की आधा पैसा ही हम आम जनता से लेते हैं, क्योंकि हम जनता के प्रति दायित्व है और बिजली विभाग की सुविधा उनको प्रदान कर रहे हैं। भाजपा अगर महंगाई पर चिंता कर रही है, बिजली के बड़े दाम पर चिंता कर रही है, तो ईमानदारी के साथ उन्हें केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए और उस तुगलकी फरमान को निरस्त कराना चाहिए जिस पर 15,000 रुपए 16,000 रुपए टन के कोयला जो अडानी का कोयला है उसको पूरे देश के विद्युत तापगृहों को लेने के लिए कहा गया है। भाई तभी तो जनता की भलाई इसमें हो गई ना। टीवी में बयान दे देने से, राज्य के भीतर चिल्ला देने से बंद नहीं होगा। अब तो लगातार मांग कर रहे हैं हमारे प्रदेश से कोयला का इस्तेमाल हमको करने दीजिए, हमारा पावर प्लांट है और हम उसको जनता को सुविधा देना चाहते हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी की क्या मंशा है, कोई समझ नहीं सकता। पूछ लेते हैं शर्मा साहब से, पूछते हैं। जी शर्मा जी, बिना किसी क्वेश्चन के, अब क्योंकि धनंजय जी बहुत चीज हमें बता भी चुके, पर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि केंद्र सरकार पर आरोप पहली बार लगे ये तो हम नहीं कह सकते, बहुत दफा ये बयान हमने सुना है कांग्रेस की ओर से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को नहीं रख पा रही है? क्योंकि कई दफा सरकार से ये भी सुना गया कि सांसद जाते हैं तो हैं दिल्ली लेकिन अपनी बात नहीं रख पाते। पांडे जी, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली वाला राज्य कहा जाता है और 4 बार आप बिजली का रेट बढ़ा देंगे, लोगों को 55 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर में आर्थिक बोझ आ जाएगा, लोग सड़क पे आएंगे और प्रश्न पूछेंगे और आप अपनी नाकामी को केंद्र सरकार के ऊपर में डाल के बचने का कोशिश करोगे तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको जवाब देगी। एक चीज को समझ लीजिए, कहीं ना कहीं जब आपको सत्ता में आना था तो लोग लुभावने वादे करके कि हम आपका बिजली बिल आधा कर देंगे। अब जब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई बिजली बिल आधा तो हुआ नहीं, ये लगातार 4 बार बढ़ा दिए और आधा कर दिए, तो बात तो वहीं की वहीं पहुंच गई। अब आप ये 49 रुपए यदि लेते हैं और जो लोएस्ट रेंज में आता है वो 200 रुपए बिजली बिल, तो उसके ऊपर में 20-25% का बोझ पड़ेगा, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा राज्य सरकार को। कहीं ना कहीं जब आप वादे करते हो उस टाइम आपको जिम्मेदारी इस चीज का निभाना चाहिए कि यदि आपने जनता से वादा किया तो उसको कैसे पूरा करना चाहिए। और यदि जनता इसको लेकर सड़क में आती है तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष के नाते हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी। अब आप करते हैं डीजल की बात, तो डीजल में दूसरे प्रदेशों ने वेट टैक्स घटाया, आपने क्या किया? तो कहीं ना कहीं ये अपने हर नाकामी को
केंद्र सरकार के ऊपर में थोप के बचना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। अब आप ये जो भी वादे करते हैं फिर के केंद्र सरकार को बीच में ले आते हैं, ये धान खरीदने के लिए जाते हैं, बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाते, केंद्र सरकार के ऊपर बात रखते हैं। बुआई की टाइम आती है, खाद नहीं होता, केंद्र सरकार के ऊपर में बात करते हैं। तो ये नाकामियों को लगातार केंद्र सरकार के ऊपर डालने से काम नहीं चलेगा। जनता समझ रही है, क्या आप जनता को जवाब नहीं दे पाओगे तो जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है जी जी, इतना घुमा आऊंगा मैं धनंजय जी, आप फैला के आऊंगा मैं आपके पास। विवेक जी जी एक सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं तो साधुवाद देता हूं मुकेश शर्मा जी को, जो राज्य सरकार पर आरोप लगाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का यहाँ पे भांडाफोड़ कर दिए। इन्होंने कहा कि धान खरीदी में बारदाना की बात आती है तो केंद्र सरकार के पास ये लोग रोना रोते हैं। अरे भाई ये व्यवस्था में है कि देश में कहीं भी उपज की खरीदी अगर सरकार करती है हाँ। तो बारदाना सप्लाई का काम केंद्र सरकार के पास में है जी। आपने खाद की बात कही, चलो छत्तीसगढ़ तो आपका विरोधी राज्य है, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है। पी शिवराज सिंह चौहान जी किसानों की पिटाई क्यों कर रहे जब खाद किसान मांग रहे? तो उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है ना, वहां कांग्रेस सरकार तो नहीं है कि वहां भी भूपेश बघेल जी जाके बहाना बना रहे हैं। अरे थोड़ा बोलने से पहले सोच लीजिए, देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि कोयला को पूरी तरीका से जो फरमान जारी हुआ था ना वो सब पूरे प्रदेश ने पढ़ा हुआ है, वो अलग विषय कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार नाकामी करेगी, सुन लीजिए ना। ठीक है ठीक है, सुन लीजिए। मैं गंगेश साहब के पास लौटता हूँ। और आपके 9 सांसद जो निकम्मे हो कहाँ हैं? नहीं आपके 9 आज चर्चा सिर्फ बिजली पर ही हो। क्यों नहीं धनंजय जी, मुकेश जी, कि देश के कोयला का इस्तेमाल करने दो, कहाँ निकम्मे छुपे हुए हैं? कहाँ क्यों डरते हैं लोग? अरे प्रदेश की जनता ने उन्हें शक्तिशाली बनाया है, वो अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी से क्यों डरते हैं? क्यों प्रदेश की जनता की बात को नहीं रख सकते? इतना डर की बात कर रहे हैं। चलिए हम गंगेश जी के पास लौटते हैं और आप दोनों के पास में एक बार फिर से लौटूंगा। गंगेश त्रिवेदी साहब, नहीं है मोदी शाह से, अगर हम एक उनके साथ खड़ा हुआ है, उदाहरण माने अगर मान लीजिए बिल 400 रुपए का आता है, ठीक है धनंजय जी, प्लीज पूरा कर पाया ना तो धनंजय जी, मुकेश जी, काम कर दे रहा, पूरी चलिए तरीका से निकम्मा और एक अपाहिज सरकार वहाँ केंद्र में बैठी हुई है। चलिए धनंजय जी, मुकेश जी, आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच हम लोग मुद्दे से बहुत भटक रहे हैं कि मुद्दे पे। तो गंगेश साहब, अगर 400 रुपए का बिल बनता है तो तकरीबन 49 रुपए तकरीबन एक उपभोक्ता को देना पड़ेगा, क्योंकि वीसीए चार्ज यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 49 पैसे की वृद्धि हो गई है। 1 रुपए से ज्यादा भी प्रति यूनिट चला जाएगा। तो गंगेश साहब, जो तर्क, जो बात धनंजय जी बता रहे हैं कि ये वजह हुई, इस वजह से ये जो 49 पैसा की अतिरिक्त वृद्धि हो गई है, इसमें राज्य सरकार नहीं कर पा रही कुछ, और जो तर्क मुकेश शर्मा जी दे रहे हैं, लेकिन धनंजय जी भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मुकेश जी भी हैं, आप भी हैं, वो पैसा आपको भी देना है। वहां पर बीजेपी कांग्रेस नहीं चलेगी, वहां पर वो पैसा हमें भरना पड़ेगा। क्या कोई व्यवस्था थी? जो बात धनंजय जी कह रहे हैं कि कुछ हो सकता था अगर केंद्र इसमें कुछ हस्तक्षेप करता तो। देखिए, अभी इसमें जिस तरह से कोयले के दाम बढ़े हैं और धनंजय जी जो बताया कि जिस तरह से कोयला खरीदने की शर्त ला दी गई है, महंगा कोयला, तो उसका असर तो निश्चित तौर पर रेट पे पड़ेगा ही। जी देखिए, जनता को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। जनता तो ये देखती है कि पिछले 4 महीने में दूसरी बार रेट बढ़ा, ये कुल मिला के 1 रुपए 10 पैसे अधिक रेट बढ़ गया है, जो मतलब बहुत ज्यादा लोगों की जेब में भारी पड़ने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से राज्य सरकार दोषी है। कहीं ना कहीं देखिए, सब्सिडी शुरू से मिल रही, जब से सरकार आई है 400 यूनिट तक लगातार सब्सिडी मिल रही, तो उससे लोगों को राहत है, ये भी सही बात है। और इन्होंने जो रेट लिस्ट अभी गिनाया उसमें भी एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का रेट सबसे कम है। लेकिन
इस रेट में इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ की ज्यादातर आम जनता जो है गरीबी स्तर पे रहती है। गांव के किसान है, यहाँ पे 76% आबादी ग्रामीण आबादी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई थी। और इस सरकार की जो योजना खास तौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ही ध्यान में रखे, चाहे वो किसान लोगों को सब्सिडी की बात हो, शुरू से ही धान में सब्सिडी मिली और उसका 2500 प्रति क्विंटल के हिसाब से अनाज खरीदा गया, धान की खरीदी हुई है, अभी इस बार और बढ़ा दिया है। तो इस तरह से बहुत बड़ी राशि जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि में खर्च हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार को जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता के बीच कहीं ना कहीं से गलत मैसेज जाएगा कि कम से कम इतने ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं जी, और लोगों की जेब में भारी पड़ेगा ही। तो एक तौर पे और भी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, अनाज के भी रेट बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम सब चीजों से निर्भर करते हैं। और इस बीच मुझे लगता है गैर परंपरागत जो स्रोत है, खासतौर पर जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है जहां पर 9 से 12 घंटे तक सूर्य उदय होता है, यहाँ के लिए बहुत अच्छी संभावना है गैर परंपरागत तो सूर्य सौर ऊर्जा का। इसको लेकर सरकार को बड़े पैमाने प्रयास करना चाहिए। लोग और गोबर गैस है, गोबर खरीदती सरकार, छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की परंपरा है, गोबर गैस जगह जगह पे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। जो गैर परंपरागत स्रोत है उसको लेकर भी सरकार वर्किंग करके कुछ न कुछ बड़े काम इसमें मतलब राहत दे सकती है लोगों। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई। मैं भी हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बिल बढ़ने के बावजूद भी हाफ रेट का फायदा दिया जाएगा, यानी कि उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीसीए चार्ज में हाफ रेट बिजली योजना का लाभ भी मिलता है। धनंजय साहब आपके पास लौटते हैं। कोयले की आप बता रहे थे कि कोयले का जो रेट है उसको लगाम लगाया जा सकता था, लेकिन किन्हीं कारणवश वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप चूंकि बता चुके हैं पहले से ही जिम्मेदार कौन है, मैं फिर से वही बात रिपीट नहीं करूंगा, पर क्या अच्छा होता भूपेश बघेल साहब अपनी ओर से दिल बड़ा करके कोई एक पेशकश करते कि चलिए एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं। मतलब इसलिए नहीं कि 2023 में चुनाव है, बल्कि इसलिए कि जो बात गंगेश जी कह रहे थे कि 85% ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण आबादी है वहां पर बिजली पहुंच रही है, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज होती कुल मिला के। देखिए विवेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और भूपेश बघेल जी का दिल बड़ा ही है। इसलिए आप देखेंगे जहां 6 रुपए 22 पैसा प्रति यूनिट बिजली के चार्ज है, एक्चुअल चार्ज जी, उसमें भूपेश बघेल की सरकार जो है नहीं, मैंने पहल की बात से ले रही है पहल के संबंध में मुहावरा दिया। सुनिए ना। हाँ, नहीं, मतलब मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मैं उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी। मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात तो है ना, नरेंद्र मोदी जी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, अपनी सोच को बड़ी करनी चाहिए, उस दलगत भावना से बाहर निकल कर जो प्रधानमंत्री पद के दायित्व होता है उसका निर्वहन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोयला है, छत्तीसगढ़ से कोयला अन्य प्रदेशों को जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोयले को छत्तीसगढ़ में भरपूर उपयोग करने नहीं जाता। ऐसी क्या विडंबना है। दूसरी बात, जो विदेश के कोयले को विदेशी लोग उपयोग करना नहीं चाहते ना, ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला का दाम बढ़ा हुआ है, मुझे तो एक अखबारों से और कुछ समाचारों से पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया के जो बिजली उत्पादक केंद्र हैं वहां उस कोयले को उपयोग करना नहीं चाहते, वो दूसरे देशों से सस्ते दरों पर कोयला मंगा रहे हैं ताकि अपने देश के उपभोक्ताओं को राहत दे सके वहां पर। और हमारे एक देश है, हमारा कोयला को विदेश भेज दिया जाता है और विदेश से लगभग 20,000 रुपए टन के कोयले को देश बुलाया जाता है, और सिर्फ मात्र इसलिए कि वो कोयले का काम अडानी के पास में है और अडानी के मित्र जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो एक सर्कुलर जारी कर देता है कि आपको उस कोयले को लेना अनिवार्यता है। मतलब कैसी आप बात करते हैं। दूसरी बात, डीजल का उपयोग होता है बिजली उत्पादन केंद्र में, आप ट्रांसपोर्टिंग में कर लीजिए या उत्पादन में जो सिस्टम चालू होता है उसमें कर लीजिए, और वो डीजल मतलब क्रूड ऑयल की कीमत में आप देखेंगे जी 43% की गिरावट आई है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्रूड ऑयल के कीमत में 43% की गिरावट आई है जी, और देश के भीतर पेट्रोल डीजल में 5% की भी कमी नहीं किया जा रहा है। मतलब उपभोक्ताओं को चारों तरफ से लूटने का केंद्र में बैठी सरकार रही है। मैं भाजपा विपक्ष में यहां इस बात को स्वीकार करता हूं। अरे केंद्र में सत्ता में आप बैठे हो और जनता के हित चाहते हैं तो क्यों आप उस बात को नहीं करते। भाई आपको विरोध नहीं करना जाके, लेकिन क्या आपको इस बात को नहीं रखनी चाहिए वहां जाके कि जिस राज्य का कोयला है उस राज्य को दिया जाए, और ये क्यों किसी को बाध्यता डाली जाती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मतलब तो तानाशाही रवैया हो गया ना, और पूरा उपभोक्ता पीस रहा है। चाहे डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाया, मैं उसकी बात कर लूं, मनमोहन सिंह की सरकार थी
₹3.49 डीजल में लगता था, आज लगभग 19 रुपए के आसपास लग रहा है। दूध में 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया है और जूता चप्पल में 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया है। दवाई के दाम में 30% का ग्रोथ हो गया है। ट्रेनें बंद करके वंदे भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं, इसमें लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कितने चीजों की बात करेंगे? ठीक है, बिजली के विषय में आप राज्य सरकार दोषी बना लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रेट बढ़ाया उस पर कुछ बोल पाएंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने जो रेट बढ़ाया विशेष चार्ज में कुछ बोलेंगे आप? छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष है, बाकी आप सरकार में है ना भाई। अब ये कठिन सवाल पूछ लिया आपने। मैं देखता हूं मुकेश जी इसका कैसे जवाब देते हैं। जी मुकेश साहब। पांडे जी, भाई धनंजय भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है उनको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, सब दूर महंगाई की मार है। उसमें भी भारत की स्थिति सबसे सुदृढ़ है, सबसे सुदृढ़ है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आप समझ लो। अब आप बात करते हैं कि व्यवस्था, गंगेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे जी कि जब कोई व्यवस्था में तकलीफ आती है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस दिशा में क्या सरकार सोच रही है, क्या सरकार का ध्यान वहां जा भी रहा है। प्रदेश की सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा, इसके दिशा में क्या काम कर रही है ये बताना चाहिए लोगों को। इसके माध्यम से इसका हल निकाला जा सकता है, इसके प्रति सोच है ही नहीं। ये तो बचना चाहते हैं खाली कि केंद्र सरकार के ऊपर में जो भी नाकामी उसको डालो और बच जाओ। तो भैया जनता समझ रही है, देख रही है, और जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। एक चीज समझ लीजिए। दूसरी बात ये कर रहे थे डीजल की और पेट्रोल की। अरे डीजल पेट्रोल में दूसरे प्रदेशों में कितना रेट कम किया गया, आपने क्यों नहीं किया, ये भी आपको बताना चाहिए। ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा जनता को। मध्य प्रदेश में कितना वेट है? ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, शर्मा जी, राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकार को जो करना चाहिए क्या वो कर रही है, बताना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कितना वेट टैक्स ले रही है, बता पाएंगे? रोजगार छीन जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना वेट ले रही बताएंगे? 20 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं। चलिए ठीक है, बहुत ब्रॉड हो गया। मुकेश जी सिर्फ मुद्दे पर हैं। गंगेश साहब जवाब दीजिए। चलिए मैं गंगेश जी की ओर लौटता हूं और गंगेश जी से एक सार्थक प्रतिक्रिया हम लेते हैं ताकि करने के लिए आपके बड़े नेता बैठे ऊपर में। ठीक है धनंजय साहब प्लीज। गंगेश जी सर आपकी एक सार्थक प्रतिक्रिया ताकि हम यही एक पता शिवराज सिंह की सरकार कितना वेट लेती है, निष्कर्ष की ओर इस कार्यक्रम को पहुंचा सके। गंगेश की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई, शिवराज सिंह की सरकार कितना वेट लेती है? शिवराज सिंह की सरकार मुकेश कितना जी, वेट लेती है? धनंजय बाजी जी, मत करिए। अब हम गंगेश जी को सुन लेते हैं। प्लीज आप दोनों से दरख्वास्त है, कृपया गंगेश जी को सुने। मुकेश जी, धनंजय जी प्लीज। दोषी ठहराने के लिए बैठे हैं। इसको यही नहीं मालूम कि भाजपा शासित राज्यों में कितना वेट टैक्स है, ये क्या तुलना करेंगे? चलिए ठीक है, बैठ के लफाजी करने से काम नहीं चलेगा। जनता समझदार है सर। एक और 8 साल से मोदी जी के जुमला सुन के परेशान है। ₹1.50 8 साल के जुमला सुन के नरेंद्र मोदी जी के ना देश परेशान हो गई है। आप लोगों यहाँ आप लफाजी मत करिए, एक अकेला काफी है वो। ठीक है, अब गंगेश जी प्रतिक्रिया देंगे। आपको यही नहीं मालूम शिवराज सिंह की सरकार कितना वेट लेती है, तो आप तुलना कैसे करेंगे? जान रहा हूँ, आपको कितना मालूम है ये जान रहा हूँ, जनता को अरे मैं मालूम है शिवराज सिंह की सरकार 29% लेती है वेट, हमारे राज्य में 23.5% है, तो ज्यादा क्या हुआ? मांगेगी आपसे। क्या आपका अंगघड़ी दोपहर से आता है क्या? मेरे को मत आपका अंगघड़ी दोपहर से आता है क्या? समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अरे आपको समझ ही नहीं है, आपको समझाना क्या? जनता बताएगी 2024 में। जितना लफाजी आप कर रहे हैं टीवी बैठ के ना, और जितना जुमला सुना रहे हैं 24 में बताएगी जनता आपको। प्रत्यक्ष भी मैं बात करता हूँ, नहीं चल रहा है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की जुमला नहीं चल रहा है, ना भाजपा नेताओं के लफाजी चल रहा है। 24 में जनता बताएगी आपको। चलिए अब समय भी बहुत कम बचा है, 24 में जनता बताएगी। धनंजय जी ने पहले से ही क्लियर कर दिया और मुकेश जी ने भी अपनी बात रख ली है। अब गंगेश साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे और हमारे सम्मानित प्रवक्ता भी उस बात को सुने प्लीज। देखिए ऊर्जा जी देखिए ऊर्जा ऐसा सेक्टर जिसमें दोनों ही सरकार को मिलजुल के काम करने की जरूरत है जी। कोयला का स्टॉक पूरी दुनिया में, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरी दुनिया में एक समय के बाद खत्म होने वाला है, तो हमको जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना ही पड़ेगा। खासतौर पे गैर परंपरागत जो स्रोत हैं
उसमें एटॉमिक एनर्जी एक बड़ा स्रोत बन सकता है ऊर्जा के लिए, जो बिजली के लिए खासतौर पे। जब हम बात करते हैं कि हम डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को कम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसको चार्ज करने के लिए तो बिजली चाहिए। और बिजली अगर हम कोयला से बनाएंगे तो मतलब क्या हुआ, कोयला तो फिर वही प्रदूषण फैला रहा है। तो हमको प्रदूषण से बचने के लिए भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और जहां पे समुद्र के किनारे हैं वहां पे वेव से एनर्जी डेवलप हो रही है। विंड एनर्जी, जैसे राजस्थान में बड़े पैमाने पर विंड एनर्जी पे वर्किंग हो रही है। इसको लेकर केंद्र को भी बड़े पैमाने पर योजना बनानी चाहिए कि जिन क्षेत्रों पे इनकी संभावना है वहां से बिजली पैदा करने का प्रयास करें, तभी ये सार्थक हो सकता है। नहीं तो हमेशा कोयला महंगा होता चला जाएगा समय के साथ, जैसे जैसे उसका स्टॉक खत्म होगा महंगाई और बढ़े, कोयला और महंगा होगा, बिजली और महंगी होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी, धनंजय जी और मुकेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा यही थी कि यदि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन देखिए ये म्यूचुअल बॉन्डिंग वाला काम है, यहाँ पर हस्तक्षेप दोनों सरकारों का होगा। हो सकता है किसी सरकार का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी कि अगर डिसीजन वहां से आए तो चीज अच्छे से लागू होगी। बहरहाल जनता बिजली के बोझ को तो अब सहन नहीं कर पाएगी, वहन भी नहीं कर पाएगी। इस और दोनों सरकारों को सोचना होगा। मैं फिर से कहता हूं, दोनों सरकारों को सोचना होगा, तभी इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। आईएनडी गुहार में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।